नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है कनिका एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो 3 क्लासेस हो चुकी हैं। दिस इज़ क्लास 4 फॉर पॉइंट सेट टोपोलॉजी, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, फील्ड स्ट्रक्चर। सो हैरान मत होइए, फील्ड स्ट्रक्चर हम क्यों पढ़ रहे हैं या फील्ड के बारे में आपको क्यों बताने वाली हूँ मैं, क्योंकि आगे जो है ऑर्डर्ड फील्ड के बारे में आएगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये लिखा है कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड एयर। सो ये समझने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि फील्ड होता क्या है, राइट। सो इसीलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फील्ड क्या होती है और उसके बाद हम आएंगे ऑर्डर्ड फील्ड। और आज हम कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी के बारे में ही पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन DSSB, या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विथ फील्ड स्ट्रक्चर। तो एक सेट हम ले रहे हैं, नॉन एम्प्टी सेट F, उसको हम कब बोलेंगे फील्ड, ठीक है। सो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जब एक नॉन एम्प्टी सेट F उन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है तब हम बोलते हैं कि वो फील्ड माना जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू रिप्रेजेंट फील्ड अंडर द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, कॉम्पोजिशन यहाँ पे क्या है हमारी, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज़ हाउ यू रिप्रेजेंट फील्ड स्ट्रक्चर। सो पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एडिशन की एंड देन आएंगी कुछ प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लिकेशन की। सो लेट अस सी कि सबसे पहले जो है क्लोजर लॉ फॉर एडिशन, यानी कि अगर ए और बी एफ में बिलोंग कर रहा है तो ए प्लस बी भी एफ में बिलोंग करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए हमने एक नॉन एम्प्टी सेट लिया जिसके अंदर कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, इस तरह से हमने नंबर्स लिए। अब फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ का मतलब है कि जितने भी यहाँ पे आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं एफ में, उनके साथ अगर मैं एडिशन का कॉम्पोजिशन लगाऊं, फॉर एग्जांपल 1 + 2 लगाऊं, तो आंसर मेरा आया 3। तो ये 3 भी जो है वो इस फील्ड में बिलोंग करना चाहिए, वो इस सेट में बिलोंग करना चाहिए। सो 1 + 2 के लिए तो 3 बिलोंग कर रहा है, राइट। अगर मैं 4 + 5 लूँ, 4 + 5 लूँ तो आंसर आया 9। इट डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट, राइट। तो हम बोलेंगे कि जो एफ है वो क्लोजर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर क्लोजर प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो एफ जो है हमारा फील्ड नहीं कहलाएगा, करेक्ट। सो बस यही चीज़ें हैं जो हमें समझते हुए चलनी है कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, कि अगर हम कोई भी दो एलिमेंट्स ले रहे हैं एफ में से, तो उनका एडिशन अगर हम करें, बिकॉज दिस इज़ क्लोजर अंडर एडिशन, इसीलिए हम एडिशन ले रहे हैं। अगर क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन होती तो मल्टीप्लिकेशन लेते। सो हम ऐड कर रहे हैं, ऐड करने के बाद जो तीसरा एलिमेंट हमको मिल रहा है वो भी इस सेट के अंदर आना चाहिए, तभी हम बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। ओके, नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन। हम सबको पता है, इट्स वेरी सिंपल, कि अगर हम 3 एलिमेंट्स लेते हैं और तीनों को अगर हम चाहे इस तरीके से प्लस करें या इस तरीके से प्लस करें तो आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं, देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, कि एडिटिव आइडेंटिटी एडिशन के केस में हमको पता है 0 होती है, राइट। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसको मैं 0 के साथ प्लस करूं, चाहे लेफ्ट साइड से करूं या राइट साइड से करूं, आंसर वही एलिमेंट आना चाहिए। अगर मैं 1 लूँ यहाँ पे, 1 + 0 करूं या 0 + 1 करूं तो आंसर तो 1 ही आएगा ना। सो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, 0 यहाँ पे हमारी क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब अगर आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब 0 है उस वाले सेट में, तभी हम कहेंगे कि इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। सो ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। इफ़ दिस एग्जिस्ट देन ओनली दिस इन्वर्स एग्जिस्ट। सो इन्वर्स का मतलब ए में मैं ऐसा क्या प्लस करूं कि आंसर 0 आ जाए, यानी हमें आइडेंटिटी चाहिए। आइडेंटिटी चाहिए तो उसका हमें उल्टा ऐड करना पड़ेगा। अगर हम 1 ले रहे हैं तो -1 इसमें रखना पड़ेगा, तो यानी -1 भी उस सेट में आना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, तभी हम बोलेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स है। देन आती है एडिशन में कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी मतलब चाहे मैं इस तरह से प्लस करूँ, 1 + 2 लिखूँ, देखिए 1 + 2 लिखूँ या 2 + 1 लिखूँ, आंसर जो है वो हमारा सेम ही आना चाहिए, इसे हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो ये तो हो गई 5 प्रॉपर्टीज़ एडिशन की। अब हम आते हैं नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन पे, है ना। तो देखिए
ये हो गया हमारा क्लोजर लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन सेम वही है। अगर हम दो एलिमेंट्स f में से ले रहे हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है यानी जो मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे वो भी किस में आना चाहिए, f में आना चाहिए। अगर हम 1 एंड 2 ले रहे हैं तो 1 इंटू 2 जो है वो f में आना चाहिए। एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन सेम, तीन एलिमेंट्स लेते हैं एसोसिएटिव में, कॉम्यूटेटिविटी में दो लेते हैं। सो एसोसिएटिव में क्या होगा, a डॉट बी डॉट सी इज इक्वल्स टू, इस तरह से मल्टीप्लाई करूँ या इस तरह से, दोनों में आंसर हमारा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारी 1 होती है, सो 1 बिलोंग कर रहा है f में, सो 1 डॉट ए इज इक्वल्स टू a डॉट 1 इज इक्वल्स टू a। 1 से मल्टीप्लाई कराऊँ कहीं से भी, लेफ्ट से राइट से, तो आंसर जो है हमारा वही एलिमेंट a आना चाहिए। ठीक है, 3 से कराऊँ 4 से कराऊँ तो आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो 1 हमारी क्या हो गई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे कि a जो है हमारा इसमें बिलोंग कर रहा है f में, पर a जो है वो 0 नहीं है। सपोज करो हम 2 की बात ले लेते हैं, 2 बिलोंग कर रहा है, सो 1/2 उसका इन्वर्स भी f के अंदर आना चाहिए। इन्वर्स का मतलब समझ गए ना, कि अगर हम a को 1/a से मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर जो है हमारा क्या आ जाए, हमारी आइडेंटिटी यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 आ रहा है ना, जैसे मर्जी मल्टीप्लाई कराओ। देन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि a और b अगर f में है तो दोनों को मैं कैसे भी मल्टीप्लाई कराऊँ आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। लेफ्ट से कराऊँ राइट से कराऊँ द आंसर शुड बी द सेम। ऑलराइट, तो लेट अस सी कि इसके एग्जांपल्स क्या हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। किस किस को हम कह सकते हैं कि वो फील्ड है। अब देखिए R यानी रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इन सब को हम फील्ड मानते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेन जो पॉइंट है ना इनमें, वो हमें इन्वर्स का देखना है कि इन सब में ये बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ तो फॉलो करते ही करते हैं, इन्वर्स की प्रॉपर्टी भी फॉलो करते हैं। इसके अंदर इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। जैसे कि अगर मैं z की बात करूँ, इंटीजर्स की बात करूँ, तो इंटीजर्स जो है वो फील्ड नहीं है। अब देखिए क्यों नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इंटीजर्स की, z की, तो हमें पता है इसमें सब तरह के नंबर्स होते हैं, नेगेटिव भी हैं एंड पॉजिटिव भी हैं, राइट। सो बाकी सारी जो प्रॉपर्टीज़ है, क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो गया, आइडेंटिटी हो गया, क्योंकि 1 भी है इसके अंदर, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया। सो एडिशन की तो सारी प्रॉपर्टीज़ फॉलो करेंगी। लेकिन अगर हम इन्वर्स की बात करें, फॉर एग्जांपल 3 ले लो आप, 3 जो है वो z में बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1/3 जो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो z में बिलोंग नहीं करता। तो यानी ये सारी प्रॉपर्टीज़ फॉलो नहीं कर रहा, और सारी प्रॉपर्टीज़ फॉलो नहीं करेगा तो ये फील्ड भी नहीं कहलाएगा, राइट। सो इसीलिए z को हम फील्ड नहीं मानते। ठीक है, बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो सब हमारे फील्ड के अंदर आते हैं। रियल नंबर्स, रैशनल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फील्ड। ओके, देयर इज़ वन लास्ट प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, कि ए बी सी जो है वो एफ में बिलोंग कर रही है। तो ए को मैं इस तरह से अगर लिखूँ, ए इंटू बी प्लस सी, ए नॉट बी एंड बी ए नॉट सी, तो ये, या इस तरह से लिखूँ, दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी सारी की सारी, 11 प्रॉपर्टीज़ हमारी फील्ड की। अगर ये सारी की सारी सेटिस्फाई हो जाती हैं, कोई नॉन एम्प्टी सेट इन सभी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर देता है, तब हम बोलते हैं कि वो हमारी क्या है, फील्ड है। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी इन आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डायरेक्टली इनडायरेक्टली DSSB में या किसी भी एग्ज़ाम में ये आपसे पूछा जा सकता है। सो सुप्रीमम प्रॉपर्टी, सुप्रीमम प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि एवरी नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट, बाउंडेड अबव हमने पढ़ा था, जिसके अपर बाउंड्स जो हैं वो क्या करें, एग्जिस्ट करें, ऑफ R हैज़ लीस्ट अपर बाउंड दैट इज सुप्रीमम इन R। लीस्ट अपर बाउंड यानी LUB के बारे में हमने पढ़ा था, उसे हम क्या बोलते हैं, सुप्रीमम बोलते हैं। तो यही बोल रहा है कि कोई भी नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव अगर सेट हो गया तो उसका सुप्रीमम ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। दिस इज़ व्हाट इट इज़ सेइंग इन R रियल में। ठीक है, सेम गोज़ फॉर इन्फीमम प्रॉपर्टी, कि अगर कोई भी नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो सेट है, अगर बाउंडेड बिलो सेट हमारे पास है तो उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड GLB यानी कि इन्फीमम जो है वो ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। ऑलराइट, सो आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है। अगला है कंप्लीट सेट। ये कंप्लीट सेट हम किसको बोलते हैं, ठीक है, तो आइए देखते हैं कंप्लीट सेट किसको बोलते हैं। अ नॉन एम्प्टी सबसेट S ऑफ रियल नंबर, अगेन नॉन एम्प्टी सबसेट ले रहे हैं रियल नंबर का, उसको हम कंप्लीट कब बोलेंगे, इफ़ एवरी बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ S
हैज़ लीस्ट अपर बाउंड सुप्रीमम इन एस। तो कंप्लीट सेट हम कब बोलते हैं कि हर बाउंडेड अबव सबसेट का एक सुप्रीमम एस में होना ज़रूरी है। जो भी हम सेट ले रहे हैं एस, उसी के अंदर, यहाँ पे हम रियल्स की बात कर रहे थे कि वो रियल में होता है, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। यहाँ कंप्लीट सेट में हम क्या बात कर रहे हैं कि सेट के अंदर ही होना चाहिए वो। जैसे कि द सेट ऑफ रियल नंबर इज़ कंप्लीट, जैसे कि यहाँ देखिए 1,4 बिलोंग्स टू आर, सबसेट है एस का। 2,3 बाउंडेड अबव है एंड 3 लाइज इन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट सेट बोलेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि 3 जो है सुप्रीमम है इस केस में और वो लाई भी कर रहा है एस के अंदर, तो हम बोलेंगे कि एस क्या हो गया इस केस में, कंप्लीट सेट हो गया। ऑलराइट, नाउ लेट अस कम टू ऑर्डर्ड फील्ड। अ फील्ड इज सेट टू बी ऑर्डर्ड अगर वो ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करती है। 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर वो 3 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करती है तो हम बोलते हैं कि वो फील्ड जो है वो कैसी है, ऑर्डर्ड फील्ड है, ठीक है। तो देखते हैं, पहला है ट्राइकोटोमी लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज में ये बहुत आ सकता है, मतलब बहुत आसानी से आ सकता है, बहुत अलग अलग तरीक़ों से ये पूछा जा सकता है। सो देखते हैं, इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ, अगर ए और बी एफ में बिलोंग कर रहे हैं, देन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इनमें से कोई एक जो है वो कोई एक जो है वो ठीक होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वो ट्राइकोटोमी लॉ जो है वो फॉलो कर रहा है। सो या तो ए ग्रेटर देन बी होगा, या ए इक्वल टू बी होगा, या ए लेस देन बी होगा, एनी वन ऑफ दीज, ठीक है। अगर इस तरह से आ जाता है तो ये इनइक्वालिटी आ गई, और इनइक्वालिटी आ गई तो हम बोलेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, दिस कैन नॉट हैपन, इनइक्वालिटी कैन नॉट हैपन इन ट्राइकोटोमी लॉ। सो ये बात ध्यान रखनी है कि एनी वन ऑफ दीज 3 कंडीशंस शुड सेटिस्फाई। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव लॉ। इफ़ ए बी सी जो है वो किसी फील्ड में बिलोंग कर रहे हैं, तो या तो ए ग्रेटर देन बी, और अगर बी ग्रेटर देन सी है तो हमें पता है कि ए भी सी से बड़ा होगा। अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है ए भी सी से बड़ा ही होगा, दिस इज ट्रांजिटिव लॉ। ट्राइकोटोमी समझ में आ गया, या तो ए बड़ा हो बी से, या ए बराबर हो बी के, या ए छोटा हो बी से, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है मोनोटोन लॉ। ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो फॉलो होनी चाहिए टू फॉर अ फील्ड टू बिकम एन ऑर्डर्ड फील्ड। मोनोटोन लॉ ऑफ एडिशन की 3 एलिमेंट्स हमने फील्ड में से लिए। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो अगर ए में मैं कोई एलिमेंट प्लस कर दूं और बी में भी सेम एलिमेंट प्लस कर दूं तो भी ए ही बड़ा रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 बड़ा है 1 से, 3 में मैंने 1 प्लस कर दिया 4, 1 में मैंने 1 प्लस कर दिया 2, अभी भी यही साइड बड़ी है ना, 4 ही बड़ा है 2 से, राइट। तो यही वो बोलना चाह रहा है, दिस इज सिंपल। सेम गोज फॉर मोनोटोन लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ हमने एडिशन के लिए पढ़ा, अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ रहे हैं कि अगर मैं 3 और 2 ले रही हूँ, उसमें मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, इसको भी 2 से, यहाँ 6 आया, यहाँ 4 आया, अभी भी 6 बड़ा है 4 से, राइट। सो दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज फॉर अ फील्ड टू बिकम एन ऑर्डर्ड फील्ड। पहली हमने पढ़ी ट्राइकोटोमी, दूसरी पढ़ा ट्रांजिटिव लॉ, तीसरा पढ़ा मोनोटोन लॉ ऑफ एडिशन, चौथा इज मोनोटोन लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। All right, so when these 11 properties of field and the above 4 properties are satisfied, then the field is called ordered field. So I hope this is understood कि 11 प्रॉपर्टीज़ जो पहले हमने पढ़ी और अब जो 4 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं, जब ये सारी की सारी सेटिस्फाई होती हैं तब हम बोलते हैं दैट द फील्ड इज़ एन ऑर्डर्ड फील्ड। सो अब लास्ट डेफिनेशन है कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड की, उस पर आ जाते हैं। कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड क्या है? When an ordered field is bounded above and bounded below, it is called an complete ordered field. Complete ordered field हम कब बोलेंगे? जब हमारे पास जो ordered field है, पहली बात तो वो ordered field होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो bounded above और bounded below है, उसका upper bound भी exist कर रहा है, lower bound भी exist कर रहा है, तब हम बोलेंगे कि वो complete ordered field है। So ये लास्ट टॉपिक था इस वीडियो का। So I hope ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियर होंगी, ऑर्डर्ड फील्ड क्या होता है क्या नहीं होता है। नेक्स्ट क्लास मैं जो लूँगी वो लूँगी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। सो आई होप कि आप सभी उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और इसे भी देखेंगे। सो आज की वीडियो के लिए दैट्स इट। आई होप टू मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय।